O137 हिंदी 861 कैदी। ट्रैक 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 बैंग। मैं एशलिन से बात कर रहा था, तभी अचानक भीतरी गुंबद से दरार की परिचित ध्वनि आई। इससे पहले कि वह एक जोरदार धमाके के साथ टूट जाए, और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। प्लेटिनम ने बाहर आकर फायर हॉर्न लायनमैन पर विनाशकारी हमले शुरू कर दिए, जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे। उन्होंने कुछ ही सेकंड में सैकड़ों फायर हॉर्न लायनमैन को मार डाला। freeweb8oval.com। उनके हमले इतने शक्तिशाली हैं कि मुझे यकीन है कि अगर मैं उनके खिलाफ गया तो हथियार उठाने का मौका मिलने से पहले ही मर जाऊंगा। रंग बिरंगे हमले हर जगह देखे जा सकते थे, और जहां भी ये हमले होते थे, रिम मॉन्स्टर्स का विनाश होता था। ये पहली बार था जब मैंने युद्ध के मैदान में प्लेटिनम द्वारा लाई गई वास्तविक विनाशकारिता देखी। अन्य प्लेटिनम की तुलना में टीम लीडर का प्रदर्शन काफी फीका है, और यह समझ में आता है क्योंकि युद्ध के मैदान पर अन्य सभी प्लेटिनम अपनी क्षमताओं के साथ अद्यतित हैं। लेकिन टीम लीडर अभी अभी प्लेटिनम बनी थी, इसलिए उसे अपनी विधि शक्तियों के उन्नत स्तर का अभ्यास नहीं करना पड़ा। जब वह अपनी विधि शक्तियों के उन्नत स्तर का अभ्यास करेगी तो वह उन प्लेटिनम अभिजात वर्ग के समान शक्तिशाली हो जाएगी जो युद्ध के मैदान में विनाश ला रहे हैं। 11 प्लेटिनम एलीट को युद्ध के मैदान में मौजूद 25,000 से ज्यादा फायर हॉर्न लायनमैन को खत्म करने में 7 मिनट लगे। ये वाकई एक चौंकाने वाली उपलब्धि है कि अगर मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देख पाता तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि प्लेटिनम एलीट इतनी ताकत दिखा सकते हैं। मैंने पहले भी प्लेटिनम अभिजात वर्ग की लड़ाई देखी थी, लेकिन वे समान स्तर के लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे और उन लड़ाइयों में उनकी विनाशकारी क्षमता कम स्तर के लोगों द्वारा नहीं देखी जा सकती थी। लेकिन अभी वे वध कर रहे थे, उन्होंने विनाश करने के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। जब मैं प्लेटिनम द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, और मेरा दिल ऐसी शक्ति के लिए तरसने लगता है। ऐसी शक्ति हर किसी को नहीं मिल सकती। इसके लिए प्रतिभा, संसाधन, कड़ी मेहनत और सबसे महत्वपूर्ण विधि की आवश्यकता होती है। सीमा तोड़ने की विधि सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बिना दूसरों के लिए प्लेटिनम के स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन है। कुछ अन्य तरीके भी हैं, जैसे सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की रूबी सील। ऐसा कहा जाता है कि सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की रूबी सील में प्लेटिनम बनाने की शक्ति होती है। ये सिर्फ एक अफवाह है जो मैंने अपने साथियों के बीच सुनी है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की 100 सामान्य सील 10 एमेथिस्ट सील बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये लिमिट ब्रेकिंग मेथड के जरिए प्लेटिनम बनने से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज हर सील बनाने के साथ और भी मुश्किल होती जाती है। सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के अभ्यास में आगे बढ़ने के लिए अपार इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। यही वह चीज है जिसकी हमें आवश्यकता है। 3 दिन पहले जब मैंने अपने माता पिता से बात की थी तो मेरे पिता ने कहा था कि वे बड़ी मुश्किल से 7वीं एमेथिस्ट सील बना पाए हैं, और आगे बढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले 2 सालों से वे सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का कट्टरता से अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास के इन 2 सालों में उन्होंने कभी भी बहुत कठिन शब्द नहीं कहा, इसलिए जब उन्होंने ये शब्द कहा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभ्यास करना कितना कठिन है। युद्ध समाप्त हो चुका था। हवाई जहाज के आने से पहले सभी के पास लूट का माल इकट्ठा करने के लिए 1 घंटा था। पहाड़ के सामने से एक आवाज गूंजी, जिसे सुनकर मैंने अन्य चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया और फायर हॉर्न लायनमैन के शवों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैंने हजारों फायर हॉर्न लायनमैन को मार डाला है, लेकिन यदि मैं अपनी गतिविधि सहित अपना सब कुछ इस्तेमाल करूं तो 1 घंटा पर्याप्त होगा। मैंने शुरू से ही अपने फेदर लाइट मेथड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इतने सारे शरीर हैं कि अगर मैं अपनी नियमित गति से चलता रहा तो सभी शरीरों को इकट्ठा करने के लिए मेरे पास 1 घंटा भी पर्याप्त नहीं होगा। शवों को इकट्ठा करना लोगों की पसंदीदा चीज है। रिम मॉन्स्टर का हर शरीर बहुत बड़ी दौलत है। न केवल शरीर ही मूल्यवान है, बल्कि हथियार और भंडारण भी मूल्यवान है। खास तौर पर इस गोदाम में बहुत सी चीजें थीं, और उनमें से ज्यादातर बहुत कीमती थीं। अगर कोई भाग्यशाली है तो उसे अपनी जरूरत की चीजें मिल सकती हैं, और ऐसी चीजें भी मिल सकती हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे यहाँ होंगी। समय बीतता गया और 55 मिनट के भीतर मैंने मारे गए ग्रिम राक्षसों के 90% शव एकत्र कर लिए। शेष 10% युद्ध के मैदान में खो गए थे। लोगों ने उन्हें जानबूझकर या अनजाने में ले लिया था। जार चार्ल्स, यहाँ बहुत कम मदद है, मैंने चार्ल्स से कहा जब मैंने अपनी ओर इशारा किया। मेरा इशारा देखकर वह तुरंत समझ गया कि मैं क्या कहना चाहती थी, और अगले ही पल पानी की एक मोटी बौछार जोर से मेरी ओर आने लगी।
चार्ल्स हमारी टीम में एकमात्र शुद्ध जल तत्व है जिसने उसे हमारा शॉवरमैन बना दिया। जब भी हम मारना समाप्त करते, हम उससे अपने पानी से हमें नहलाने के लिए कहते क्योंकि हमने लड़ाई के दौरान काफी मल जमा कर लिया था। पिछले कुछ घंटों में मैं पूरी तरह से लहूलुहान हो गया हूं और मेरे शरीर पर हर जगह सूखा हुआ खून दिखाई दे रहा था, इसलिए मुझे तुरंत नहाना पड़ा। 1 मिनट बाद मैं पूरी तरह से स्वच्छ हो गया और अपनी अग्नि क्षमता से स्वयं को सुखा लिया तथा टॉम और अपने कुछ साथियों को भी अपनी अग्नि क्षमता से सूखने में मदद की। जल्द ही 1 घंटा बीत गया, लेकिन लोग अभी भी शवों को इकट्ठा कर रहे थे। जब तक कोई उन्हें रोकने का आदेश नहीं देता, वे तब तक शवों को इकट्ठा करते रहते जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता। ट्रैक ट्रैक ट्रैक, धमाका। 20 मिनट ऐसे ही बीते थे कि अचानक बाहरी गुंबद ढह गया और कुछ सेकंड बाद एक पतला सा हवाई जहाज नीचे आ गिरा। यह नया हवाई जहाज हमारे नए हवाई जहाज जैसा ही है, लेकिन आकार में 2 गुना है। जैसे ही लोगों ने हवाई जहाज को देखा, जो लोग अभी भी शवों को इकट्ठा कर रहे थे, वे रुक गए और अपनी टीमों की ओर बढ़ गए, ठीक वैसे ही जैसे मैंने किया था। लेकिन इस बार हमारी टीम की लीडर उनके साथ मौजूद नहीं थी, इसलिए स्टीफन ने लीडर के रूप में उनकी जगह ले ली। धप, जैसे ही एयरशिप का दरवाजा खुला, वह जमीन पर धड़ाम से उतरा। मैं और मेरी टीम एयरशिप के काफी नजदीक थे, इसलिए मैं 20 से ज्यादा प्लेटिनम को देख पाया, जिसमें हमारा टीम लीडर भी शामिल था, जो एयरशिप की ओर बढ़ रहे थे। दूसरों के लिए ये सामान्य लग सकता है, लेकिन मेरे लिए ये सामान्य नहीं है, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ये 20 कुछ प्लेटिनम अभिजात वर्ग अपने बीच लोगों को छिपा रहे हैं। वे 3 लोगों को ले जा रहे हैं और इन तीनों लोगों को भारी हथकड़ी लगाई गई है। मैंने पहले कभी किसी को इन तीनों लोगों की तरह भारी हथकड़ी लगाए हुए नहीं देखा। उन्हें ऊपर से नीचे तक हथकड़ी लगाई गई है। न केवल उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, बल्कि उनके मुंह भी बंद हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और ये देखकर कि ये प्लेटिनम एलीट इन 3 लोगों के आसपास कितने सावधान हैं, ये बहुत स्पष्ट है कि वे बहुत खतरनाक लक्ष्य हैं। मैंने पहले जो इंसानों के बीच लड़ाई देखी थी, वह उनसे संबंधित लग रही थी। अगले ही पल मैंने अपना सिर हिला दिया और अपने विचारों को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि इसमें उच्च स्तरीय रहस्य शामिल है और ऐसे गुप्त मामलों में बहुत अधिक उलझना अच्छी बात नहीं है। मैं अपने साथियों के साथ एयरशिप पर गया और फिर अपने निर्धारित पॉड में चढ़ गया। एयरशिप के पहुंचने के बाद सब कुछ काफी सुचारू रूप से चला, कोई अराजकता नहीं थी या ग्रिम मॉन्स्टर्स के पास के स्टेशन से दूसरा हमला नहीं हुआ। सब कुछ एक नियमित मिशन की तरह सामान्य रूप से चला। यही वह चीज है जो मुझे असामान्य महसूस करा रही है। और उन 3 मानव बंदियों को मत भूलना जिनके बारे में मैं खुद को सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं, और ऐसे में बेहतर है कि इस बारे में ज्यादा न सोचा जाए। मैं अपने आपराधिक टैग के साथ पहले से ही गहरी मुसीबत में हूं, और अगर मैं गलती से कुछ ऐसा बोल देता हूं जो मैंने देखा और सोचा, तो मैं और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसलिए यह बेहतर है कि मैंने इसके बारे में न सोचा। अपने पॉड में लेटे लेटे मैंने अपनी चेतना को अपने स्टोरेज में डुबो दिया और उसके अंदर की चीजों को छांटना शुरू कर दिया। यह मेरे पसंदीदा कामों में से एक है और यह मुझे खुशी देता है, खासकर तब जब मैं ग्रिम मॉन्स्टर्स का स्टोरेज रिंग खोलता हूं, जिसे मैंने पहले कभी नहीं खोला था। इस बार मैंने जिन ग्रिम राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनमें से अधिकांश 9 सितारा गोल्डन एलिट थे। मैंने 9 स्टार गोल्डन एलिट्स के भंडारण को कभी नहीं खोला है और यह बात मुझे काफी उत्साहित कर रही है, विशेषकर जब मैं सोचता हूं कि कैसे 9 स्टार गोल्डन एलिट्स सबसे शक्तिशाली गोल्डन एलिट्स हैं और उनके भंडारण में किस प्रकार की चीजें होंगी। तो बिना समय बर्बाद किए मैंने अपना पहला भंडार खोला और मेरी आंखें चमकने लगीं, क्योंकि मैंने कई दुर्लभ और बहुमूल्य जड़ी बूटियां देखी जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरे ज्ञान के अनुसार मुझे पता है कि वे बहुमूल्य हैं। इसमें न केवल जड़ी बूटियां और अयस्क हैं, बल्कि इसमें कई हथियार और निवास स्थान और अन्य चीजें भी हैं, जिनमें मानव शरीर भी शामिल हैं। मैंने चीजों को उनके संबंधित शेल्फ पर और मानव शरीर को मुर्दाघर में रखना शुरू कर दिया। मैंने विशेष रूप से मानव शरीरों को संग्रहित करने के लिए एक विशाल निवास को सक्रिय किया। उस निवास में उनके हजारों ताबूत थे जिन्हें मैंने गिल्ड से खरीदा था। हाँ, ताबूत ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे मैं अपनी आपराधिक स्थिति के साथ गिल्ड से खरीद सकता था। गिल्ड ने सलाह दी है कि हमें जो भी मानव शव मिलेंगे, उन्हें सौंपे जाने से पहले ताबूत में रख दिया जाएगा। इसलिए ये स्पष्ट है कि वे ताबूत को बहुत अधिक मात्रा में बेचते हैं, और चूंकि उनकी कीमत बहुत अधिक नहीं है, इसलिए मैं मृत मनुष्यों को अंतिम सम्मान देने के लिए उन्हें खरीदता हूं। मैंने एक के बाद एक स्टोरेज खोले और जो कुछ भी मिला उसे मैंने अपनी शेल्फ पर रख दिया।
मैंने उनमें जितना सामान रखा वे हर सेकंड भरते गए और हर मिनट नई शेल्फ रखी जाती रहीं। यद्यपि रिक्त स्थान भरते रहे परंतु मेरे भंडारण रिंग में काफी बड़ा स्थान था। इसे भरने में कुछ समय लगेगा, वहां काफी बड़ा स्थान खाली है। समय बीतता गया और मैं एक के बाद एक स्टोरेज रिंग खोलता और छांटता रहा। मैंने अभी अभी एक नई रिंग खोली थी और उसका सामान संबंधित शेल्फ पर रखने ही वाला था कि अचानक मैं रुक गया क्योंकि मुझे उस विशेष स्टोरेज में कुछ दिखाई दिया। मैंने उस चीज को उठाया और उसका निरीक्षण किया। ये औसत मोटाई की किताब है। इसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कि यह वही है जो मैं सोच रहा था। तो यह मेरा भाग्यशाली दिन होगा। इसलिए मैंने इसे बाहर निकालने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और इसे अपने होलोवॉच से स्कैन किया। ये शीर्ष श्रेणी का अनुवाद सॉफ्टवेयर है जो गिल्ड ने हमें दिया था। ये वही सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग एलीट ने किया था, तो इसकी मदद से मैं आसानी से इसका अनुवाद कर सकता था। मैंने अपनी होलोवॉच के जरिए उस किताब को स्कैन किया और जैसे ही मैंने आखिरी स्टेट खत्म किया, मेरी होलोवॉच में एक अनुवादित किताब संकलित हो गई। कोडर्स डिफेंस ये पुस्तक का शीर्षक है और जैसे जैसे मैंने आगे पढ़ा मुझे पता चला कि यह डिफेंस टाइप मिस्टिक मेथड है। मेरे दिल को शांत करना जो मिस्टिक मेथड के कारण उत्तेजित हो गया था। मुझे किताब खत्म करने में 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लगा और जवाब भी उतना बढ़िया नहीं है। यह एक रक्षात्मक प्रकार की रहस्यवादी विधि है जैसा कि पहले पृष्ठ पर लिखा है, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। रक्षात्मक पद्धति बहुत ही औसत दर्जे की है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। यद्यपि मैं अभी किसी रहस्यवादी विधि का अभ्यास नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं प्लेटिनम बन जाऊंगा तो मैं उसका अभ्यास कर सकूंगा। लेकिन मैं अभी भी सोचता हूं कि प्लेटिनम बनने के बाद मैं किस प्रकार की रहस्यवादी विधि का अभ्यास करूंगा। चूंकि मैं आक्रामक और गति प्रकार की विधि का अभ्यास कर रहा हूं, इसलिए मैं अद्वितीय रहस्यवादी विधि का अभ्यास करने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन इसका अभ्यास करना बहुत कठिन होगा क्योंकि वे अत्यंत दुर्लभ हैं और मुझे नहीं लगता कि मेरी क्षमताओं के साथ मैं इसे आधिकारिक रूप से प्राप्त कर पाऊंगा। जहां तक ब्लैक मार्केट की बात है, मैंने सुना है कि वे इसे नहीं बेचते। इसका मतलब है कि उनके पास है, लेकिन वे इसे नहीं बेचते। सामान्य लोग और केवल कुछ निश्चित कनेक्शन वाले लोग ही ब्लैक मार्केट से इसे प्राप्त कर पाएंगे। मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं उन्हें बनाने की योजना बना रहा हूं। यह एकमात्र तरीका है जिससे मैं एक अद्वितीय रहस्यमय विधि प्राप्त कर सकता हूं, जैसा कि गिल्ड मुझे नहीं देगा, और इस तरह के मौके पर निर्भर रहना शुद्ध मूर्खता है। मैंने हजारों सिल्वर एलीट और गोल्डन एलीट को मार डाला था, लेकिन मैं केवल ग्रिम मॉन्स्टर्स से 2 मिस्टिक मेथड्स ही पा सका। मैं इसे पाकर अभी भी खुश हूं। हालांकि चाहे ये किसी भी प्रकार की रहस्यवादी विधि हो, ये बहुत महंगी है, खासकर तब जब किसी के पास इसकी भौतिक प्रति हो। चूंकि गिल्ड और ब्लैक मार्केट द्वारा बेची जाने वाली विधियां मन की दिशा में स्थानांतरित हो गई हैं, इसलिए उन पर प्रतिबंध हैं जो किसी को उन्हें साझा करने से रोकते हैं। यह विधि मेरे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन यह मेरे माता पिता के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो मेरे द्वारा भेजी गई सभी औषधियों और सर्वोच्च युद्ध व्यायाम और शरीर शुद्धिकरण तकनीक के माध्यम से की जा रही कड़ी मेहनत के कारण सिल्वर एलीट बन गए हैं। मैं उन्हें विदरिंग सांड का डोमेन भेजने के बारे में सोच रहा था, और अब इसके साथ मैं ये कोंडोर डिफेंस भी भेजूंगा। वे स्वयं चुन सकते हैं कि वे किस प्रकार की विधि का अभ्यास करना चाहते हैं। ... यह एयरशिप काफी तेज है। 10 मिनट पहले मुझे संदेश मिला था कि हम 15 मिनट में हीम पहुंच जाएंगे, जबकि हमारी पिछली एयरशिप जो हमें उत्तर की ओर ले गई थी, उसकी तुलना में ये हमें 1.5 दिन में वापस ले आई, जो कि आधा दिन पहले है। तो मैं अंततः अपने विशाल बिस्तर पर सो सकता हूँ। पॉड ठीक है, और इसमें काफी जगह है, लेकिन इसकी तुलना मेरे बिस्तर से नहीं की जा सकती जो बड़ा और मुलायम है। मैं जब चाहूं तब बिना किसी प्रतिबंध के घूम सकता हूं। एक और चीज है जो मुझे मेरे घर के बारे में और भी ज्यादा उत्साहित कर रही है, और वह है औषधियां। अब जब मैंने बॉडी क्लींजिंग विधि और सोल विधि में प्रगति कर ली है, तो मैं आखिरकार फिर से मजबूत औषधियां पी सकता हूं। मैं पहले से ही 6 सितारा गोल्डन एलीट हूं, और पोषण मुझे 7 सितारा गोल्डन एलीट बना देंगे। अपनी तलवार की सहायता से मैं 9 सितारा गोल्डन एलीट की शक्ति को प्रक्षेपित करने में सक्षम हो जाऊंगा। उस समय बहुत कम गोल्डन एलीट मेरे लिए खतरा पैदा करने में सक्षम होंगे। इस मिशन में सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, डेकोन ने प्रशंसा की, जो हमारे एयरशिप से बाहर आने पर पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा था, जो हमें छोड़ने के तुरंत बाद ही चला गया था क्योंकि मिशन में भाग लेने वाली सभी टीमें हेम से नहीं थीं। डीकन 20 वर्ष की आयु का एक युवा व्यक्ति लग रहा था, एक प्लेटिनम जिसका आभामंडल बहुत प्रबल था।
डीकन बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम पीक प्लेटिनम एलीट या उससे ऊपर होना चाहिए। गिल्ड में डीकन के लिए सीटों की संख्या सीमित है और प्लेटिनम वालों के लिए तो और भी कम है, इसलिए प्लेटिनम एलीट जो डीकन का पद प्राप्त कर सकते हैं वे शक्तिशाली होते हैं। टीम लीडर मेरे पीछे आए, आप आराम करें, कृपया प्रशासन के पास जाएं और अपनी रिपोर्ट दें। डेकोन ने टीम लीडरों के साथ जाने से पहले कहा और हम, जैसा कि उन्होंने कहा, अपनी रिपोर्ट देने के लिए प्रशासन के पास गए। आमतौर पर रिपोर्ट बनाने में 1 घंटा लगता था, लेकिन इस बार 3 घंटे लग गए। भरने के लिए इतने सारे प्रश्न थे और यह सब अनिवार्य था कि मुझे 3 घंटे लग गए और उस समय तक मैं इतना थक गया था कि मैं बस सोना चाहता था। यह क्या बकवास परीक्षण था, चार्ल्स ने कहा जब हम अपनी रिपोर्ट बनाने के बाद बाहर मिले। ये सवाल बहुत ज्यादा हैं। किसने पूछा कि गुफा से स्टेशन तक हमने कितने कदम चले? इन्हें देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उस स्क्रीन को काट डालना चाहता था। चार्ल्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जितने अधिक लोग बाहर आते, उसकी चिल्लाहट उतनी ही तेज होती जाती, और इस बार कोई भी इससे परेशान नहीं हुआ क्योंकि हर कोई उसके जैसा ही महसूस कर रहा था। प्रश्न अजीब और लंबे थे और उनका उत्तर देते हुए मैं उससे भी अधिक थक गया जितना कि कल बड़ी लड़ाई लड़ते समय था। हमने उनकी बातें सुनी और फिर उस कमरे की ओर चल पड़े जो हमारी टीम के लिए निर्धारित था। साथ ही हमने होलो वॉच पर भी नजर डाली कि क्या रैंकिंग में कोई बदलाव हुआ है। हमारी टीम की रैंक अब 77वीं है। जब हम मिशन के लिए निकले थे तब यह 78वीं थी। नो को हमारी रैंक पर आश्चर्य नहीं है क्योंकि हर दिन जैसे जैसे सदस्य मिशन पूरा करते हैं रैंकिंग बदलती जाती है। सच कहें तो हम ये देखकर काफी आश्चर्यचकित थे कि हमारी रैंकिंग में केवल 1 की गिरावट आई थी। ये देखते हुए कि मिशन कैसे कठिन होते जा रहे हैं, टीम के लिए अपनी रैंकिंग को बनाए रखना काफी मुश्किल हो गया था। जब हम अपनी टीम के कमरे में पहुंचे तो टीम लीडर पहले से ही वहां मौजूद थी। वह काफी घबराई हुई लग रही थी, जैसे कि वह किसी गहरे विचार में डूबी हो, क्योंकि उसे हमारी एंट्री का पता लगाने में काफी समय लगा। चलो मार्टिन की मृत्यु पर 1 मिनट का मौन रखें, टीम लीडर ने सभी के अपनी जगह पर बैठने के बाद कहा। लेकिन पिछली बार के विपरीत बहुत कम लोगों के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। कुछ लोग तो जम्हाई भी ले रहे थे, जिसका स्पष्ट इरादा टीम लीडर की मौन रखने की सलाह की अवहेलना करना था। जैसा कि मैंने कल कहा था, मार्टिन के टीम में बहुत ज्यादा प्रशंसक नहीं थे। उनकी भटकती आत्मा को आभारी होना चाहिए कि कुछ लोग उनके लिए मौन रहने को तैयार हैं। अपनी टीम के साथियों का व्यवहार देखकर टीम लीडर खुद को हतप्रभ हुए बिना नहीं रह सकी, मानो उसे पहले से ही अपनी टीम के साथियों से ऐसे व्यवहार की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, मार्टिन एक बुरा व्यक्ति था, मैं इससे इनकार नहीं करूंगी, लेकिन वह फिर भी हमारी टीम का सदस्य था, जिसने हमारे साथ हर लड़ाई बहादुरी से लड़ी, इसलिए हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए कम से कम 1 मिनट का मौन रखना चाहिए। फ्र अवेब एट ओवल सीएम। टीम लीडर की बात सुनकर चार्ल्स और साशा के चेहरे पर अनिच्छुक भाव उभरे, लेकिन उसे देखकर सभी के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। दोनों ने गंभीर भाव धारण किए और 1 मिनट तक मौन रहे। नरक में जल जाओ, मार्टिन। 1 मिनट की खामोशी के बाद साशा फुसफुसाए, उसकी आवाज शांत हो गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, यहां तक कि टीम लीडर ने भी नहीं। ये प्रतिक्रिया ये बताने के लिए पर्याप्त है कि मार्टिन कितना बुरा था। मैं टीम का सबसे नया सदस्य था और मेरी लंबाई सबसे कम थी, लेकिन फिर भी मैंने मार्टिन की चिढ़ाने वाली हरकतों को महसूस किया। मुझे याद है कि पहले मिशन के दौरान उसने मुझसे बार बार पूछा था कि मैंने डेथ ब्रिगेड में आने के लिए क्या किया है। उसके सवाल ने मुझे इतना क्रोधित कर दिया कि मैं उसे पीटना चाहता था, लेकिन वह मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पास आप लोगों के साथ साझा करने के लिए महत्वपूर्ण समाचार है। टीम लीडर ने कुछ देर की अनौपचारिक चर्चा के बाद कहा। ये सुनकर सभी लोग शांत हो गए और टीम लीडर के बोलने का इंतजार करने लगे। मुझे टीम से बाहर किया जा रहा है, आधिकारिक पुष्टि कल तक आ जाएगी, टीम लीडर ने कहा, और जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता था, वहां एकदम सन्नाटा था। गिल्ड ऐसा कैसे कर सकता है, और सब कुछ के बारे में कोई चिल्लाहट या सवालिया आवाज नहीं थी। चेहरों पर अनिच्छा के साथ साथ समझदारी के भाव भी थे। सभी को उम्मीद थी कि टीम लीडर के प्लेटिनम बनने के बाद ऐसा होगा। हमारी टीम उसे रोकने के लिए बहुत कमजोर है। यदि हमारी टीम शीर्ष 50 में से किसी 3 टीमों में होती या हमारी टीम के सभी सदस्य 9 स्टार गोल्डन एलीट या उससे ऊपर होते, तो इस बात की काफी अधिक संभावना होती कि वह हमारी टीम लीडर के रूप में जारी रह पाती। लेकिन हमारी टीम की मौजूदा ताकत के साथ हम एडमेंटाइन को रखने में सक्षम नहीं हैं। अगर वह हमारे साथ खड़ी होती है तो वह अपनी प्रगति को धीमा कर देगी,
यही कारण है कि किसी ने भी उसके स्थानांतरण पर आपत्ति नहीं जताई, बल्कि उनके चेहरों पर केवल अनिच्छा के भाव थे। मेरे जाने के बाद स्टीफन मेरी जिम्मेदारी संभाल लेंगे और मैंने डेकोन से हमारी कम संख्या के बारे में बात की है। उन्होंने अगले मिशन की शुरुआत से पहले हमें कुछ लोग देने का वादा किया है, टीम लीडर ने कहा। यह सुनकर सभी के चेहरों पर राहत के भाव आ गए। हमारी टीम में संख्या कम थी। मिशन के लिए जिन अन्य टीमों को हमने भेजा था उनकी टीमों में कम से कम 43 लोग थे, लेकिन हमारी टीम में केवल 37 लोग हैं और टीम लीडर के कहने के बाद ये संख्या 36 हो जाएगी। टीम लीडर, क्या आप जानते हैं कि मिशन वास्तव में क्या था? साशा ने पूछा। हर कोई मूर्ख नहीं है, उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मिशन सामान्य से कहीं अधिक था। साशा का प्रश्न सुनकर टीम लीडर चुप हो गई। उसके चेहरे पर चिंतन का भाव आया, जैसे वह स्वयं से पूछ रही हो कि हमें बताए या नहीं। कुछ मिनटों तक टीम लीडर चुप रही, फिर उसने हमारी ओर देखा और कहा, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, केवल इतना बता सकती हूँ कि मिशन का उद्देश्य गद्दारों को पकड़ना था। सभी के चेहरों पर विभिन्न भाव उभरे। कुछ लोग प्रश्नवाचक मुद्रा में थे, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए थे कि टीम लीडर ने क्या कहा था, जबकि कुछ के चेहरे पर चिंतन और समझ थी, तथा वे महसूस कर रहे थे कि पहेली के सभी टूटे हुए टुकड़े एक साथ जुड़ गए हैं। मैं उनमें से एक था। मैंने 3 लोगों को एक विशेष कोठरी में बंधे हुए हवाई जहाज में जाते देखा है, जिसे मेरी हत्या भी भेद नहीं सकती। जब मैंने उन तीनों को जंजीर में बंधा देखा तो मुझे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन फिर भी मैं काफी आश्चर्यचकित हुआ। टीम लीडर के उत्तर से मेरे मन में जो प्रश्न था वह हल हो गया, लेकिन उसके साथ ही मेरे मन में 10 नए प्रश्न उठे, लेकिन मैंने उन पर खुद को सोचने नहीं दिया। टीम लीडर, आइए हम आपको अब तक की सबसे अच्छी विदाई पार्टी दें, साशा ने कुछ मिनटों के बाद कहा, जिससे कमरे में काफी देर तक बनी रही गंभीरता का माहौल टूट गया। डॉन पर अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया। पार्टी पूरी रात चली। ये बहुत ही पागलपन भरी थी और कई रहस्य उजागर हुए। मैं अपने साथियों की लड़ाई के अलावा विभिन्न प्रतिभाओं को जानने में सक्षम था। जब मैं वापस लौटा तो मैं काफी नशे में था। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी शराब कभी नहीं पी थी जितनी मैंने कल रात पी थी, लेकिन साशा की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। वह काफी शराब पीती है, उसने किसी से भी दोगुनी शराब पी थी, लेकिन बाईं ओर वह हम में से सबसे ज्यादा शांत थी। तकनीकी रूप से टीम लीडर सबसे अधिक शांत थी, लेकिन उसे गिनती में नहीं लिया गया क्योंकि वह प्लेटिनम थी। उसका शरीर उसके मजबूत शारीरिक शरीर के कारण किसी की तुलना में शराब को तेजी से जला सकता था। एक दिलचस्प बात यह हुई थी कि एशलिन शराब पीती थी और वह अकेली थी जो साशा से आधी शराब पी सकती थी। अगर मैं उसे नहीं रोकता तो मुझे यकीन है कि वह शराब पीने में साशा को हरा सकती थी। पहले एशलिन को ज्यादा शराब पीना पसंद नहीं था। जब मैंने शराब पी तो उसे मुश्किल से ही शराब का स्वाद आया। फिर जब कैमी नामक पे की बोतल खुली तो वह अपने सिर को ऊंचा करके अहंकार पूर्वक चली गई। वह खुद ही मेरे पास से बाहर आए और मुझसे वह पे उसके लिए लाने को कहा। ये काफी आश्चर्यजनक था और मध्य महाद्वीप से आने वाली सभी शराबों में से कैमी एक औसत शराब थी और मेरे एक साथी ने इसे चखा था क्योंकि उसे इसकी नीली बोतल काफी आकर्षक लगी थी। मैंने भी उस पे को चखा था क्योंकि एशलिन को वह बहुत पसंद था, लेकिन मुझे वह ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि उसे पीते समय मुझे केवल ठंडक महसूस हुई। इस शराब को पीने के बाद शरीर को ठंडक महसूस होती है, जो सामान्य पेय पदार्थों के पेट में जाने पर महसूस होने वाली ठंडक के विपरीत है। मैं उसे इतना पीने नहीं देने वाला था, लेकिन मेरे साथियों को नशे में धुत एशलिन पसंद थी, जो एक प्यारे गोल मटोल पक्षी को बार काउंटर पर नशे में टहलते हुए पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि बारटेंडर भी उससे इतना मोहित हो गया था कि उसने हमसे उसके द्वारा पिए गए पेय का पैसा नहीं लिया। अपने अपार्टमेंट में घुसने के 1 मिनट बाद मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था। मैं अभी तक नहा भी नहीं पाया था, जबकि मैं बहुत चाहता था कि नहाऊं। हवाई जहाज में स्लीप इन पॉड वास्तविक बिस्तर जितना संतोषजनक नहीं था। यही कारण है कि मैं पूरी सुबह सोता रहा और सीधे दोपहर को जाग गया। जब मैं उठा, मैंने अपनी सामान्य दिनचर्या की और 1.5 घंटे बाद मैं एशलिन के साथ दोपहर का भोजन कर रहा था और अपने रसोईघर से दोपहर के आसमान को देख रहा था। कुछ दिनों की व्यस्तता के बाद मिशन के दौरान पालन किए जाने वाले सख्त शेड्यूल की चिंता किए बिना स्वतंत्र महसूस करना अच्छा लगता है। मैंने दोपहर का भोजन समाप्त कर लिया, लेकिन अपनी कुर्सी से नहीं उठा और मेरी तरह एशलिन भी दोपहर के आकाश को घूरने लगी, लेकिन मेरे विपरीत वह सीधे सूर्य को देखती रही। मेरे पास जो वर्तमान शक्ति है उसके साथ भी मैं अभी भी बहुत देर तक चमकते हुए आकाश को नहीं देख सकता। अगर मैं ऐसा करता तो मेरे सिर में दर्द होने लगता।
हम देखते रहे और आधा घंटा बीत गया और मैंने अपनी नजरें आसमान से हटा ली और प्रशिक्षण हॉल की ओर चलने लगा क्योंकि अब प्रशिक्षण का समय हो गया था। तभी मैं अचानक रुक गया क्योंकि मुझे एशलिन में कुछ बदलाव महसूस हुआ। जब मैंने उसकी ओर देखा तो पाया कि वह पेट के बल सूर्य की ओर देख रही थी, लेकिन इस बार वह मूर्ति की तरह पूरी तरह स्थिर थी, यहाँ तक कि उसकी छोटी छोटी भौहें भी नहीं हिल रही थीं। मैं उसे पुकारने ही वाला था, लेकिन मैंने रुककर अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। हौंफना। इसलिए मैंने मानसिक रूप से उससे संपर्क किया और यह महसूस करने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हो रहा है, और तभी मैंने देखा कि उसके साथ क्या हो रहा है और मैं आश्चर्य से चौंकने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन यह आश्चर्य की चीख भी शांत थी क्योंकि मैंने खुद को आवाज करने से रोकने के लिए अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लिया था। वह रूल की शक्ति को समझ रही है, और अब जब मैंने उसके स्रोत को देखा तो वह गहरी समझ में आ गई। मैंने पाया कि सनफायर रूल की समझ धीमी लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ रही है। सनफायर नियम को लागू हुए काफी समय हो गया था और मुझे कहना होगा कि यह सही समय पर लागू हुआ था। टोटेम कलाकृतियों की तीक्ष्णता 9 सितारा गोल्डन अभिजात वर्ग को काटने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। ये 9 सितारा गोल्डन अभिजात वर्ग से ऊपर वालों से निपटने के लिए कुशल होगा। सनफायर रूल की उन्नति के साथ मुझे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी मेरे टोटेम कलाकृतियों के बारे में। अब जादू इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि यह 9 सितारा गोल्डन एलीट से ऊपर के लोगों को काटने में सक्षम हो जाएगा जैसे एक गर्म चाकू मक्खन को काटता है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और एशलिन को देखने लगा। मैं प्रशिक्षण हॉल में जा सकता था और जो मुझे करना था वह कर सकता था, लेकिन मुझे पता था कि एशलिन के यहाँ आगे बढ़ने के साथ मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसके स्रोत के माध्यम से एशलिन की प्रगति पर नजर रखी। ये बहुत अचानक हुआ था। मैंने सोचा था कि सनफायर रूल को आगे बढ़ने में काफी समय लगेगा, और जब यह आगे बढ़ेगा तो ये युद्ध के मैदान में होगा क्योंकि अधिकांश रूल शक्तियां खतरनाक वातावरण में आगे बढ़ेंगी। लेकिन एशलिन ने सिर्फ सूर्य को घूरकर अपनी नियम शक्ति को आगे बढ़ाया। अगर मुझे पता होता कि सूर्य को घूरने से उसे प्रगति करने में मदद मिलेगी तो मैं उसे बहुत पहले ही ऐसा करने के लिए कह देता। चबा चबा। 20 मिनट बाद एशलिन की एक जीवंत चहचहाहट सुनाई दी और अगले ही पल वह मेरे अंदर प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने ऐसा किया, मैंने देखा कि मेरा सनफायर रूल तेजी से आगे बढ़ रहा था और कुछ ही मिनटों में वह उसके बराबर हो गया था। सनफायर रूल किलिंग रूल की तरह बेसिक ग्रेड के उच्च चरण के अंत तक पहुंच गया। अब मुझे उन नियमों में बस एक और कदम उठाने की जरूरत है और मैं बेसिक स्टेज के शिखर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा, जो और भी अधिक आश्चर्यजनक होगा। मुझे लगा कि मेरे अंदर सनफायर रूल भड़क रहा है और मैं उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक पाया। अपने अंदर के उत्साह को पागलपन की हद तक उबलता हुआ देखकर मैं जल्दी से ट्रेनिंग हॉल में गया और अपना आर्टिफैक्ट निकाला। मैं इसे रसोईघर में ही निकालना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अपनी उत्तेजना में अपने अपार्टमेंट का भविष्य नष्ट नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी टोटेम आर्टिफैक्ट को कुछ देर तक देखा, उसके बाद मैंने बिना किसी संकोच या रोक टोक के अपनी तलवार के अंदर सनफायर की शक्ति और अपनी क्षमता को जोड़ना शुरू कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि सनफायर की उन्नति के बाद मेरा जादू कितना मजबूत हो गया है। भनभनाना। मेरी तलवार हमेशा की तरह हल्की सी गूंजती है और मेरी क्रिस्टलीय तलवार के किनारों पर चमकीला लाल रंग छाने लगता है और जल्द ही वह चमक फैलने लगती है और अंत में रुक जाती है। आधा सेंटीमीटर, मैंने अपनी तलवार को देखते हुए कहा। अब तलवार के आधे सेंटीमीटर हिस्से पर चमकदार लाल चमक छा गई थी। यह देखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन यह बहुत बड़ा है क्योंकि यह पहले से 3 गुना ज्यादा है। फ्रे ए वेब नॉवल कॉम। झप झप। मेरी तलवार हवा में काटते समय हल्की सी आवाज करती थी। इसकी धार बहुत गर्म थी, इतनी गर्म कि जब यह 9 स्टार गोल्डन से ऊपर के लोगों के बीच से गुजरती तो उनके मांस को जला देती, लेकिन जब ये हवा में से गुजरती तो कोई गर्मी महसूस नहीं होती थी, जैसे कि वह मौजूद ही न हो। मैंने इसे वापस अपने अंदर डालने से पहले काफी देर तक इसके साथ खेला। तलवार से काम पूरा करने के बाद मैंने रसायन विज्ञान के उपकरणों से सामान, जड़ी बूटियां और अन्य चीजें निकालना शुरू कर दिया था जो औषधि बनाने के लिए आवश्यक है। मेरा शरीर अब अशुद्धियों से पूरी तरह से साफ हो गया है, इसलिए मैं खुद को नुकसान पहुंचाए बिना फिर से औषधि पी सकता हूं। न केवल मैं, बल्कि एशलिन भी औषधि पी सकती थी क्योंकि उसने भी अपनी अशुद्धियों को साफ कर लिया था। सभी जीवधारी प्राकृतिक रूप से अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए ऐसा करने में महीनों और यहां तक कि वर्षों का समय लग सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके शरीर में कितनी अशुद्धियां हैं।
लेकिन मनुष्यों के विपरीत राक्षस बहुत अधिक तेज होते हैं। उन्हें अपने शरीर की भारी अशुद्धियों को दूर करने में मुश्किल से कुछ महीने लगे, और एशलिन, जो अन्य राक्षसों की तुलना में काफी असामान्य है, वह और भी तेज है। 2 दिन पहले उसने उस क्षमतावर्धक औषधि को पीने से आई सारी अशुद्धियां दूर कर दी थीं। मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह पोषण कोई सामान्य पोषण नहीं था। उसमें लॉर्ड स्टेज मॉन्स्टर्स का कोर था, जिसका मतलब है कि उसमें मौजूद अशुद्धियां भी भारी थीं। लेकिन एशलिन ने खुद को अच्छी तरह से साफ कर लिया था और अब उसके शरीर में कोई अशुद्धियां नहीं बची हैं। यह अच्छी बात है कि उसकी ताकत मेरी ताकत से कम हो रही थी। अब मैं उसे इतना महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत मेरी ताकत के बराबर हो जाएगी। यद्यपि इतनी मात्रा में औषधि पीने से उसके अंदर अशुद्धियां बढ़ जाएंगी, लेकिन वे कुछ ही सप्ताह में साफ हो जाएंगी। इसलिए मैंने समय बर्बाद नहीं किया और पोषण बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें काफी समय लगने वाला है। पोषण बनाते समय मुझे अपने वे दिन याद आ गए जब मैं आउटपोस्ट और मिडज़ोन में था। मुझे पोषण सामग्री के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था। सामग्रियों की हमेशा कमी रहती है। मैं पोषण सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन आउटपोस्ट और मिडज़ोन की तुलना में वॉरज़ोन संसाधनों से भरपूर है। औषधि और उनके फॉर्मूले पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हालांकि ये फॉर्मूले उतने अच्छे नहीं हैं जितना कि मैंने अपने ज्ञान से सीखा है। वे अपना काम ठीक से करते हैं। मुझे कहना होगा कि उच्च अधिकारी काफी चतुर हैं। उन्होंने जानबूझकर मिडज़ोन और आउटपोस्ट में संसाधनों की कमी पैदा की है। अगर हमारे पास ऐसे संसाधन उपलब्ध होते तो हमें कीमत की परवाह किए बिना उन्हें पाने के लिए कुत्तों की तरह दौड़ना पड़ता। आउटपोस्ट और मिडज़ोन में मौजूद लोग अनगढ़ हीरे की तरह हैं। अगर उन्हें सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं तो भी ये हीरे कभी भी अपनी चमक नहीं पा सकेंगे। वे कभी भी कड़ी मेहनत नहीं करेंगे और परिणामों की परवाह किए बिना औषधियों की मदद से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि एडवेंचरर्स गिल्ड आउटपोस्ट और मिडज़ोन में विभिन्न तरीकों से संसाधनों को सख्ती से नियंत्रित करता है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि उन्होंने युद्ध क्षेत्र में इतने अधिक संसाधन क्यों जारी किए, तो जो लोग युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम थे वे शक्तिशाली लोग थे जो रक्त और अग्नि के बपतिस्मा से गुजरे थे। अपने स्तर के माध्यम से वे बड़ी तस्वीर देख सकते थे और उन सभी संसाधनों का उपयोग कर सकते थे जो उन्हें बुद्धिमानी प्रदान करते थे। हालांकि हमेशा कुछ मूर्ख होते हैं जो बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते या बड़ी तस्वीर देखते हैं लेकिन परवाह नहीं करते। ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं और कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता। 2.5 घंटे बीत गए और मैंने आखिरकार पोषण तैयार कर लिया। पोषण गहरे भूरे रंग का और काफी गाढ़ा था। यह देखने में डार्क चॉकलेट जैसा था और इसकी खुशबू भी काफी अच्छी थी। मैं मुश्किल से इसके ठंडा होने का इंतजार कर पाया और जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसे पीने से पहले 2 बोतलों में इस औषधि को परोसा और यह बहुत खराब थी। मैंने अब तक जितनी भी खराब चीजें चखी हैं उनमें से एक थी। मैं इसे उल्टी किए बिना मुश्किल से अपने गले से नीचे उतार पाया। मेरे विपरीत एशलिन ने बिना किसी समस्या के इसे पी लिया और अपनी आंखें बंद करके पेट के बल लेट गई। मैंने इसे पूरी तरह से पचाने और इससे अधिकतम लाभ पाने के लिए बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज और सीक्रेट विधि का प्रयोग करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद मैंने औषधि को पचाना समाप्त कर दिया और मेरी शक्ति बढ़ गई थी। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। मैं अपनी सीमा तक पहुंचने तक और भी औषधियां पीने की योजना बना रहा हूं। इसलिए आराम करने और स्नान करने के बाद मैंने एक और औषधि बनाना शुरू किया। ये काफी जटिल थी, मेरी बनाई सबसे जटिल औषधि। इसलिए मैं शुरू से ही सावधान हो गया, लेकिन इसके बावजूद मैं असफल रहा। पहली बार असफल होने के बाद जब मैंने खुद से औषधि बनाना शुरू किया तो यह मेरी पहली असफलता थी। मैंने अपनी गलती पर विचार किया और फिर से प्रयास किया, लेकिन मैं असफल रहा। इसने मुझे फिर से प्रयास करने से नहीं रोका। इस औषधि की सामग्रियां काफी महंगी हैं, लेकिन मेरे पास वे बहुत हैं। इसलिए मैंने बार बार प्रयास किया और अंततः 5वीं बार सफल हुआ। जब मैंने औषधि पी तो आधी रात हो चुकी थी। औषधि पचाने के बाद मैंने स्नान किया और सो गया। अगले दिन दोपहर का भोजन करने के बाद मैंने फिर से औषधि बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अभी भी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था। मैंने आराम के लिए औषधि बनाना और पीना जारी रखा और एक दिन पहले और आधी रात को मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया। और जब मैं रात को सोया तो मेरे थके हुए चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान थी। औषधि का परिणाम मेरी अपेक्षा से बेहतर था। मैंने शक्ति में एक और बड़ी छलांग लगाई है। 6 सितारा गोल्डन एलीट से मैं अब 8 सितारा गोल्डन एलीट बन गया हूं। अपनी तलवार की ताकत से मैं 9 सितारा गोल्डन एलीट से ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। इससे मुझे बहुत खुशी हुई है,
लेकिन जिस चीज़ ने मुझे अधिक खुश किया है वही ये है कि पावर ऑफ 8 स्टार गोल्डन एलीट के साथ अब मैं फिर से उस रहस्यमयी गार्डन में जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो आपराधिक अटैक था उसके साथ यह मुश्किल होगा। फिर भी मैं ऐसा तरीका खोजने की कोशिश करूंगा जिससे गैडेन मेरी शक्ति को फिर से बढ़ाने की कुंजी हो, खासकर अब जब मैं पोषण नहीं पी सकता और तरीकों में आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो गया है क्योंकि मैंने हाल ही में उनमें एक बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले मिशन को 4 दिन बीत चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि कोई और मिशन हमारे सामने नहीं आया। यही वजह है कि हमारी रैंकिंग में 7 रैंक की उछाल धीरे धीरे दिन ब दिन कम होती जा रही है। 4 दिन पहले हमारे बड़े मिशन के बाद हमारी टीम की रैंक 77 से 70 पर आ गई थी, लेकिन अब ये 72 पर आ गई है। मुझे अभी अभी इसकी सूचना मिली है। यह एक ऐसी टीम है जो 74वें स्थान पर थी, उसने अभी अभी मिशन पूरा किया है और 2 रैंक की छलांग लगाई है। मैं सुबह उठने के बाद प्रतिदिन अपनी टीम की रैंक के लिए होलोवॉच की जांच करता था। रैंक बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल टीम की ताकत का पता चलता है, बल्कि इससे कई फायदे भी मिलते हैं। फिलहाल हमारे पास बहुत ज्यादा फायदे नहीं हैं, लेकिन हम शीर्ष 60 में पहुंच सकते हैं। हम अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा में प्रशिक्षण ले सकेंगे। यहीं पर एलीट कोर प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन शीर्ष 60 में पहुंचना बहुत मुश्किल है। सभी टीमें बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास बहुत ज्यादा अंक हैं। वहां पहुंचने के लिए हमें बहुत ज्यादा खतरनाक मिशन पूरे करने होंगे। जहां तक टॉप 50 में आने की बात है, जो और भी कठिन है, वहां केवल 3 स्थान है। माफ करें, अब 2 स्थान है क्योंकि कल एक और टीम एलीट जोड़ टीम बन गई थी। केवल 2 स्थान हैं और उनके लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन है। शीर्ष 50 और शीर्ष 60 की टीमों की तुलना में हमारी टीमें शांत हैं, विशेषकर अब जब मिशन कठिन से कठिन होते जा रहे हैं। लोग अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं, यद्यपि मृत्यु दर भी बहुत अधिक हो गई है। उच्च अधिकारियों के लिए यह आदान प्रदान सार्थक प्रतीत होता है, क्योंकि उन्हें अधिकाधिक शक्तिशाली लोग मिल रहे हैं, और यह इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जब 2 जातियों का संतुलन बहुत नाजुक हो गया है। ऐसा लगता है कि ग्रिम युद्ध क्षेत्र पर एक विशाल युद्ध की छाया मंडरा रही है। यह मैं नहीं बल्कि सभी लोग महसूस कर रहे हैं। यह इस समय अधिकांश मंचों पर सबसे अधिक चर्चित विषय है। ऐसा कहा जाता है कि 1 या 2 साल के भीतर युद्ध शुरू हो जाएगा और युद्ध न केवल 2 जातियों के बीच बढ़ते तनाव के कारण होगा, बल्कि इसलिए भी होगा क्योंकि यह समय आ गया है। महाद्वीप को किसी बड़े युद्ध का अनुभव हुए 1 सदी से भी अधिक समय हो गया है और यह अवश्य होगा। यह ऐसा है जैसे प्रकृति अपना काम कर रही है और हर शताब्दी में एक बड़ा युद्ध होता है, और अब समय आ गया है कि महाद्वीप भी इस बड़े युद्ध का अनुभव करे। कई लोग युद्ध की संभावना से उत्साहित हैं। वे ग्रिम राक्षसों को महाद्वीप से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा करने से जो जीवन की हानि होगी वह बहुत बड़ी होगी और हमें उससे उबरने में दशकों लग जाएंगे। ट्रिंग ट्रिंग। मैं अपने विचारों में मग्न था, तभी मेरी होलोवॉच बज उठी और मुझे तुरंत पता चल गया कि यह क्या है। ये स्टीफन का संदेश है जिसमें कहा गया है कि गिल्ड में आ जाओ, क्योंकि नया मिशन आ गया है। ये देखकर कि मैं उत्साहित हो गया। पिछले 4 दिनों में मैंने जितनी औषधियां पी सकती थी पी ली और जितना संभव था उतना प्रशिक्षण लिया, और अब मुझे एक मिशन की आवश्यकता है। केवल मिशन के माध्यम से ही मैं अपने विकास को प्रोत्साहित करने में सक्षम हो पाऊंगा। धप। इसलिए मैंने खुशी खुशी कपड़े बदले और फिर अपने अपार्टमेंट की खिड़की से नीचे तैरकर आया। मैं जमीन पर उतरा और होवर कार की ओर चल पड़ा जो पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। जल्द ही मैं गिल्ड के पास पहुंच गया और उस विंग की ओर चला जो डेथ ब्रिगेड को सौंपा गया था। दस्तक दस्तक, अंदर आए। जब मैं अपनी टीम के लिए निर्धारित कमरे में पहुंचा तो मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर घुसते ही मुझे स्टीफन की आवाज सुनाई दी। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि सिर्फ स्टीफन ही हेड चेयर पर बैठा था जबकि बाकी कुर्सियां खाली थीं। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि कई लोग गिल्ड के करीब रहते हैं मुझसे ज्यादा, और जब मैंने स्टीफन को देखा तो वह काफी बुरे मूड में दिख रहा था। मिशन वाकई बहुत खराब रहा होगा, तभी उसका मिशन इस तरह से बदल गया। टीम लीडर, मैंने कहा। अंत में मैंने अपनी सामान्य कुर्सी संभाली। हमारी टीम के अधिकांश लोग सत्ता पदानुक्रम का पालन करते थे, लेकिन मैं उन कुछ लोगों में से एक था जिन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं नियम का पालन नहीं करना चाहती, बात सिर्फ इतनी है कि मेरे बगल में टॉम बैठता था और चूंकि हम दोस्त बन गए हैं, इसलिए मुझे उसके बगल में बैठना अच्छा लगता है। मुझे स्टीफन कहो। टीम लीडर को अजीब लग रहा है, स्टीफन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इससे पहले कि उसका चेहरा फिर से गुस्से में बदल जाए। यहाँ मिशन पर एक नजर डालें।
उसने कहा, और उसने मिशन ऑर्डर को टेबल के बीच में रख दिया। मैं तब काफी उलझन में पड़ गया था जब स्टीफन ने मुझे अकेले ही मिशन ऑर्डर दिखाया था, क्योंकि यह तब हुआ था जब टीम के सभी सदस्य वहां पहुंच चुके थे। लेकिन जब मैंने ऑर्डर पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने मुझे अकेले ही मिशन ऑर्डर क्यों दिखाया था, क्योंकि यह एक अकेला मिशन था जिस पर केवल मेरा नाम लिखा हुआ था। जब मैंने मिशन का विवरण पढ़ा तो मेरे चेहरे पर भी परिवर्तन आ गया और गुस्से की झलक दिखाई देने लगी। क्या वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने पूछा। मिशन लड़ाई का नहीं बल्कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का है। ये 4 स्टेशनों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का 1 महीने का मिशन है। हाँ, स्टेशन, कोई कैंप नहीं। एक स्टेशन पर हमेशा कम से कम 5 प्लेटिनम पहरा देते हैं और वे मुझे खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए वहां भेज रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि मुझे इन स्टेशनों के बारे में उनके स्थानों के अलावा कोई जानकारी नहीं मिली। मुझे नहीं पता था कि वे कितने बड़े हैं, उनके पास किस प्रकार के जाल और छद्मावरण है, और उनकी गश्त किस प्रकार का पैटर्न अपनाती है। ये जानकारी मुझे होनी चाहिए थी, लेकिन वे मुझे इसे इकट्ठा करने के लिए भेज रहे हैं। ये प्लेटिनम एलीट का मिशन है, लेकिन वे आपको एक गोल्डन एलीट भेज रहे हैं जो 9 स्टार गोल्डन एलीट से भी ऊपर नहीं है, स्टीफन ने गुस्से में कहा। वह सही कह रहे हैं, प्लेटिनम एलीट हमेशा स्टेशन पर खुफिया जानकारी एकत्र करते हैं। वहां गोल्डन एलीट को भेजना तो अनसुना है, और वहां किसी को भेजना मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा होगा। मैंने बहुत से लोगों से संपर्क किया है, यहां तक कि रेजिना से भी कहा है कि वह उस वाइस गिल्ड लीडर से संपर्क करे जिसे वह जानती है, लेकिन सभी ने कहा कि यह आदेश ऊपर से आया है और वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, स्टीफन ने मेरी ओर देखते हुए कहा। उनके हाव भाव बहुत स्पष्ट हैं। वे मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं इसके ऊपर कुछ जानता हूं, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। गिल्ड के नियम बहुत निष्पक्ष हैं और यह आमतौर पर नियम के अनुसार काम करता है। ये नियम केवल तभी तोड़ा जाता है जब इसमें कोई शक्तिशाली व्यक्ति शामिल हो, और मुझे अंदाजा है कि ऐसे खतरनाक मिशन आदेश के पीछे कौन हो सकता है। मैंने चारों स्टेशनों का नक्शा खोलने से पहले स्टीफन के तिरछे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। ये चारों स्टेशन एक दूसरे से काफी दूर हैं, इसलिए मुझे हवाई जहाज से यात्रा करनी होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह 1 महीने का मिशन है। जब मैं इन स्टेशनों को देख रहा था तो मैंने स्टेशन नंबर 3 के आसपास के क्षेत्र को बड़ा करके देखा, और जब मैंने उस क्षेत्र को देखा तो मैं खुशी से झूम उठा। इसलिए बहुत खुश हूं क्योंकि स्टेशन नंबर 3 मिल्फ्रेड के समान ही क्षेत्र में है। क्षेत्र 3 और मिल्फ्रेड के बीच की दूरी कम नहीं है और यात्रा काफी खतरनाक होगी, लेकिन अगर मैं जोखिम उठाऊं तो मैं अपनी वर्तमान सबसे तेज गति से 1.5 दिन में मिल्फ्रेड पहुंच सकता हूं, और अगर मैं एशलिन की मदद लेता हूं तो यह और भी जल्दी हो जाएगा। अभी पूरा दिन और रात बाकी है, चिंता मत करो, सभी दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। ये देखते हुए कि मिशन कितना अनुचित है, कोई तो मदद करेगा ही, स्टीफन ने कहा, मेरे गंभीर भाव को असहायता के भाव से समझते हुए। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा, मैंने एक नर्म मुस्कान के साथ कहा। जिन लोगों ने मुझे यह मौत का मिशन भेजा है वे बहुत शक्तिशाली हैं। चाहे स्टीफन कितनी भी कोशिश कर ले, वह कुछ भी नहीं बदल पाएगा, और ऐसा नहीं है कि मिशन के दौरान मेरे मरने की 100% संभावना है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि मैं जीवित वापस लौटूंगा। मेरे पास एक हत्या नियम है, और एशलिन, जब तक मैं सावधान रहूंगा मैं ठीक रहूंगा, और अगर मैं भाग्यशाली रहा तो मैं 9 स्टार गोल्डन एलीट के रूप में वापस आऊंगा। ऐसा लग रहा था कि स्टीफन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और विचारों में खो गया। वह ये भी स्पष्ट रूप से जानता है कि जिस समस्या को वाइस गिल्ड मास्टर भी ऊपर से आने वाली कह सकता है, वह या तो गिल्ड मास्टर या उससे ऊपर के लोगों की ओर से है, और उसके पास ऐसे शक्तिशाली लोगों को समझाने की शक्ति या संबंध नहीं है। जहां तक गिल्ड के निष्पक्ष नियमों की बात है तो ये दिखावा है। जब तक किसी के पास पर्याप्त शक्ति है, वह नियमों की परवाह किए बिना जो चाहे कर सकता है। कुछ देर चुप रहने के बाद स्टीफन ने मुझे मिशन का बाकी विवरण भेजा। यह मिशन तत्काल नहीं है, मुझे कल सुबह मिलिट्री एयरशिप पर चढ़ना होगा। वह हवाई जहाज मुझे हिडन कैंप तक ले जाएगा, और वहां से मुझे स्टेशन के नजदीक वाले क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। वहां से मैं खुफिया जानकारी जुटाने का अपना मिशन शुरू करूंगा। हमें भी मिशन मिल गया है, इस बार हमें ग्रिम मॉन्स्टर्स के 6 शिविरों को नष्ट करना है। आपके मिशन की तरह यह मिशन भी 1 महीने का है, स्टीफन ने भारी सांस लेते हुए कहा जब उन्होंने मिशन का विवरण मुझे दिया। 6 कैंप,
ये हमारी टीम के लिए काफी खतरनाक मिशन है क्योंकि हमारे पास कम कर्मचारी हैं। 2 या 3 मिशन नष्ट करना ठीक है, लेकिन लगातार 6 कैंप नष्ट करना बहुत खतरनाक है। प्रत्येक मिशन के साथ व्यक्ति पर तनाव तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि यह उसके प्रदर्शन को प्रभावित न करने लगे। यह अच्छी बात है कि मेरी टीम के सभी सदस्य काफी अनुभवी हैं और तनाव को अच्छी तरह से संभालने में सक्षम हैं, लेकिन नौसिखियों का क्या? हमारे पूर्व टीम लीडर ने कहा कि कुछ नए खिलाड़ी टीम में शामिल होंगे। लगातार 6 मिशन उनके लिए मौत का वारंट होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि स्टीफन तनावग्रस्त दिखे। क्या हमें नए खिलाड़ी मिल गए हैं? मैंने स्टीफन से पूछा। मेरा प्रश्न सुनकर स्टीफन और भी अधिक तनाव में आ गया। उन्होंने कहा, हाँ, हमारे पास 6 नए खिलाड़ी हैं, वे किसी भी समय यहाँ आ जाएंगे। उनके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं थी जो कम स्टाफ वाली टीम में एक नए सदस्य के आने पर होती है। fgaiwebenwell.com। मैं उनके बारे में पूछने ही वाला था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और चार्ल्स तथा टॉम कमरे के अंदर चले आए। देखो, मैंने हमारे दरवाजे के पास किसे इंतजार करते हुए पाया, हमारे नए खिलाड़ी। टॉम ने दरवाजे के बाहर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, आओ नौसिखियों, इस बैठक का आनंद लेना सुनिश्चित करो क्योंकि आप में से कुछ या आप सभी ओमिंग मिशन में मारे जा सकते हैं। टॉम ने नौसिखियों को आमंत्रित करते हुए कहा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो टॉम का व्यवहार देखकर मैं अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने मुझे काफी चिढ़ाया भी था, खासकर जब हम मिशन पर चर्चा कर रहे थे। और सच कहूं तो जब उसने मिशन की कठिनाई के बारे में भयानक तरीके से मजाक किया तो मैं काफी डर गया था। मैं अभी उस वीभत्स मिशन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अतीत से एक परिचित व्यक्ति मेरे पास आया। उसे देखकर मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि 1 मिनट तक बोल नहीं सका। रिया ने कमरे में प्रवेश किया और थोड़ा घबराई हुई थी। वह कमजोर नहीं है, अन्यथा वह इतनी जल्दी गोल्डन एलीट नहीं बन पाती, लेकिन डेथ ब्रिगेड के ये लोग डरावने हैं। वे 6 लोग दरवाजे के बाहर मिले और अंदर जाने से पहले बताए गए समय का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने 2 वरिष्ठों को देखा जिनकी ताकत न केवल खतरनाक लगती थी, बल्कि उनके द्वारा उत्सर्जित अचेतन आभा और भी अधिक खतरनाक लगती थी, जिससे हम उन्हें देखकर ही कांपने लगे। जब मैं अंदर गया तो मैंने अंदर 2 और लोगों को देखा। एक मुख्य कुर्सी पर बैठा था जबकि अन्य लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल के अंतिम छोर पर बैठे थे। जब मैंने टेबल के अंतिम छोर के पास खड़े युवक की पीठ की ओर देखा तो मुझे परिचित सा महसूस हुआ, इससे पहले कि मेरे मन में एक आत्मविश्वास से भरा चेहरा उभरता जो पूरी तरह से उस युवक से मेल खाता था जो कुर्सी पर बैठा था। माइकल, मैंने जोर से कहा। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने पाया कि सभी की निगाहें मुझ पर टिकी थीं, जिससे मैं पहले से भी अधिक असहज हो गई। लेकिन माइकल के चेहरे पर मुस्कान देखकर सारी असहजता पूरी तरह से गायब हो गई। मैंने सोचा था कि माइकल मुझसे बात करेगा, लेकिन उसने बस अपने हाथों से एक परिचित संकेत किया, जिसका इस्तेमाल हम अंतरिक्ष क्षेत्र में एक साथ यात्रा करते समय करते थे। हाथ का एक सरल अर्थ था, जो था, हम बाद में बात करेंगे। माइकल, क्या तुम उसे जानते हो? टॉम ने मेरे पास बैठते हुए पूछा। हाँ, वह मेरी दोस्त है। मैंने अंदर से आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्योंकि रिया की ताकत कमजोर नहीं है, वह 5 स्टार गोल्डन एलीट है। हालांकि यह मुझसे कम है, लेकिन ये काफी आश्चर्यजनक है कि वह कितनी जल्दी गोल्डन एलीट बन सकती है। मैं कुछ ही मिनटों में निकलने की योजना बना रहा था, लेकिन रिया को देखकर मैंने बैठक में भाग लेने का फैसला किया, भले ही यह मुझसे संबंधित न हो, क्योंकि मैं पुरानी दोस्त के साथ बात करना चाहता था और अपनी मृत्यु मिशन पर जाने से पहले कुछ पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता था। बैठक लगभग 1.5 घंटे तक चली और फिर सभी लोग कमरे से बाहर जाने लगे, जिनमें रिया और मैं भी शामिल थे। फ्री ओमेगा एबनॉर्मल CM, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे, मैंने रिया से कहा जब हम बाहर निकले। मेरे सभी साथी पहले ही आगे निकल गए थे, केवल रिया और मैं ही पीछे रह गए थे। मी टू, मैंने सोचा था कि मेरी प्रगति तेज है, लेकिन आपकी गति तो मुझसे कहीं ज्यादा है, उसने आश्चर्य से कहा। इसलिए उसकी प्रशंसा से मैं केवल मुस्कुरा सका, क्योंकि मुझे भी लगता था कि मेरी गति बहुत अच्छी है और बहुत कम लोग होंगे जो मेरी प्रगति के करीब पहुंच पाएंगे। लेकिन अब यहाँ रिया है, जो मुझसे केवल 3 छोटे स्तर पीछे है। मैंने कहा, आप डेथ ब्रिगेड में क्यों शामिल हो रहे हैं? आपकी प्रगति की दर के हिसाब से आपके लिए कुछ महीनों में गोल्डन एलीट से ऊपर जाना मुश्किल नहीं होगा। अन्य नए खिलाड़ियों की तरह उसकी जानकारी भी टेबल के बीच में सबके देखने के लिए प्रक्षेपित की जाती है। उसका रिकॉर्ड साफ था, यानी वह अपनी मर्जी से डेथ ब्रिगेड में आई थी। सिर्फ उसका ही नहीं, टीम में शामिल होने वाले 6 नए खिलाड़ियों में से 5 का रिकॉर्ड भी साफ था। सिर्फ एक व्यक्ति अपराधी है और उसे जबरदस्ती यहां भेजा गया है।
ईमानदारी से कहूं तो मैंने एलीट कोर के लिए प्रयास किया था, लेकिन थोड़े से प्रदर्शन अंक की वजह से मैं पीछे रह गई। अगले महीने के मूल्यांकन में मेरा चयन हो जाता, लेकिन मैं पूरा महीना इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं डेथ ब्रिगेड में शामिल हो गई, उसने शर्मिंदगी से जवाब दिया। ये सुनकर मैं अपने हाथ कांपने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे लगा कि यदि मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। डेथ ब्रिगेड एलीट कोर की तरह नहीं है, हमें एलीट कोर के समान संसाधन नहीं मिले और हमारे मिशन भी काफी कठिन हैं, जिससे मरने की संभावना अधिक हो जाती है, मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा। सभी नौसिखियों में वह सबसे कमजोर है, वह सिर्फ 5 स्टार गोल्डन एलीट है। अन्य 4 नौसिखियों के विपरीत जो 6 स्टार गोल्डन एलीट और 7 स्टार गोल्डन एलीट हैं, उसके केवल 5 स्टार गोल्डन एलीट होने के कारण मिशन में उसके बचने की संभावना काफी कम थी। लेकिन यह उसका विकल्प है और ऐसा नहीं है कि अब उसके पास पीछे हटने का मौका है। उसे मिशन पूरा करना होगा या गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिसका सामना करने के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं। मैं बस उसे यह बता सकता हूं कि इस अराजक लड़ाई के दौरान कैसे जीवित रहना है। मुझे उम्मीद है कि उसके पास कोई शक्तिशाली रहस्यवादी विधि या कुछ ऐसा है जो उसे इस मिशन में जीवित रहने में मदद करेगा। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगी, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। मैं उसका आत्मविश्वास देखकर हैरान था, संभवतः उसके पास कोई तुरुप का पत्ता है जिस पर वह जीवित रहने के लिए निर्भर है। माइकल, सभी लोग हम नौसिखियों के प्रति इतना ठंडा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? एक व्यक्ति को छोड़कर किसी ने हमसे बात नहीं की, उसने कहा और मुझे आरोप लगाते हुए देखा, क्योंकि चर्चा के दौरान मैं भी चुप था। हा, उसका सवाल सुनकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका, जिससे वह फिर से मेरी ओर गुस्से से देखने लगी। वे लोग तुम्हारे प्रति ठंडे नहीं हैं, ये टीम की परंपरा है, मैं भी इससे गुजर चुका हूं। आपको बस पहला मिशन पूरा करना है और फिर हर कोई आपके साथ दोस्ताना व्यवहार करने लगेगा, मैंने कहा। इस परंपरा का गहरा अर्थ था। पहला मिशन नौसिखियों के लिए सबसे कठिन होता है और यहीं पर वे सबसे ज्यादा अपनी जान भी गंवाते हैं। इसलिए टीम के सदस्यों ने नए खिलाड़ियों के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं किया, इसलिए यदि वे मर जाते हैं तो वे खुद को कुछ दर्द से बचा पाएंगे। रूकी, क्या तुम हमें मिशन के लिए देर करवा रहे हो? हम अभी गिल्ड से बाहर ही आए थे कि हमने चार्ल्स की आवाज सुनी। जब मैंने उसकी ओर देखा तो मैंने उसे और टॉम को अन्य रूकी के साथ एक बड़ी होवर कार के पास इंतजार करते देखा। सुरक्षित रहो, मैंने रिया से कहा जब वह चार्ल्स की ओर चल पड़ी। जल्द ही वह पहुंच गई और आराम से कार में बैठ गई। कार की गति को देखकर मैंने आह भरी और उम्मीद की कि जब मैं अगली बार उससे मिलूंगा तो वह जीवित होगी। जैसे ही कार मेरी नजरों से ओझल हुई, मैं एशलिन को कंधे पर बिठाकर अपने अपार्टमेंट की ओर चल पड़ा। मुझे कल मिशन के लिए निकलना है और 4 स्टेशनों के बारे में विस्तृत जानकारी का अध्ययन करने के अलावा कोई तैयारी नहीं करनी है। ये कहा जा सकता है कि मेरे पास बहुत सारा खाली समय है, यही वजह है कि मुझे अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने में आधे घंटे के बजाय 2 घंटे लग गए। हमने कुछ नहीं किया, हम बस धीरे धीरे चलते रहे और जो भी हमें पसंद आया उसे खाते रहे। जब तक हम अपार्टमेंट पहुंचे तब तक हमारे पेट काफी फूल चुके थे। जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, मैं आराम से सोफे पर लेट गया और चारों स्टेशनों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। स्टेशनों के बारे में उनके स्थान के अलावा ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वे जिस भौगोलिक क्षेत्र में हैं उसके बारे में काफी जानकारी है। जिस स्थान पर मिशन है वहां की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है, इससे वहां के माहौल के अनुरूप ढलने में मदद मिलती है और पहले से तैयारी भी की जा सकती है। पहला स्टेशन जहां से मुझे खुफिया जानकारी एकत्र करनी है वह वर्षावन में है, और जो मौसम पूर्वानुमान दिया गया था उसके अनुसार जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मुझे भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा। मेरे लिए भारी बारिश अच्छी और बुरी दोनों है, यह मुझे बेहतर ढंग से छिपने में मदद करती है और मुझे अपने पैरों के निशान छिपाने में भी मदद करती है, लेकिन इसके कारण निकटतम दूरी पर ग्रिम मॉन्स्टर्स द्वारा मुझे आसानी से खोज लिया जाएगा और एशलिन को ऐसे मौसम में उड़ने में कठिनाई होगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया और शाम होने को आए। मैंने पढ़ना बंद कर दिया और अपने नियमित शाम के कामों में लग गया, खाना बनाना, खाना और प्रशिक्षण। जब तक मैंने ये सब खत्म किया तब तक 3.5 घंटे बीत चुके थे। मैंने किताब बंद करने से पहले 2 घंटे तक फिर से पढ़ा, क्योंकि मुझे कल जल्दी उठना था। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने जल्दी से खाना खाया और गिल्ड के लिए रवाना होने से पहले प्रशिक्षण लिया। जब मैं गिल्ड पहुंचा तो सबसे पहले मैंने हवाई अड्डे की ओर चलने से पहले मिशन के लिए आवश्यक खिलौने एकत्र किए।
जल्द ही मैं सेक्शन 1 पर पहुंच गया, जो जमीन से ऊपर के सेक्शन में से एक है, और एयरशिप के आने का इंतजार करने लगा। एयरशिप वॉरजोन 09 से आ रही थी और उसने मुझे और दूसरों को उनके मिशन के लिए चुना और हमें अलग अलग छिपे हुए कैंपों में भेज दिया। जल्द ही हवाई जहाज आ गया, लेकिन वह उतरा नहीं। वह आसमान में तैरता रहा और हमें उसकी ओर उड़ना पड़ा। मैं आराम से हवाई जहाज की ओर उड़ गया और उस बड़े दरवाजे से गुजरा जो पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा था। ये जहाज बिल्कुल वैसा ही है जिस पर हम अपने मिशन को खत्म करने के लिए गए थे, बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से। टिंग। जैसे ही मैं जहाज में दाखिल हुआ, मुझे जहाज से उस पॉड के बारे में संदेश मिला जो मुझे सौंपा गया था, जो एयरशिप से काफी पीछे है। जब मैं पॉड के बीच से गुजरा तो मैंने पाया कि उनमें से ज्यादातर पहले से ही भरे हुए थे। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मैंने सोचा था कि यह खाली होगा, लेकिन ये ज्यादातर खाली था। वापस आते समय इस छत्ते जैसे पॉड के अंदरूनी हिस्से में 10 से भी कम पॉड खाली थे। मेरे पॉड में प्रवेश करने के 1 मिनट बाद ही हवाई जहाज आसमान में उड़ गया, जबकि मैं नीचे से शहर को देख रहा था। जब तक कि हवाई जहाज शहर के ऊपर से उड़ नहीं गया, उसके बाद मैंने मिशन सामग्री पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे छिपे हुए कैंप नंबर 564 तक पहुंचने में 2.5 दिन लग गए। इसकी शैली पिछले छिपे हुए कैंप जैसी ही है जहां मैं गया था, और अगर मुझे ये पता ना होता कि यह एक अलग कैंप है, तो मैं ये पहचान नहीं पाता कि वे अलग हैं। तो क्या अब तुम जाओगे और आराम करने के बाद? क्लारा ने पूछा। ये सुंदर गोरी लड़की जिसने मुझसे सवाल पूछा था, उसका नाम क्लारा है। वह छिपे हुए शिविर के लिए मेरी गाइड है। जब मैं हवाई जहाज से बाहर निकला तो वह पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी, और पिछले 1 घंटे से हम स्टेशन के आसपास की स्थलाकृति पर चर्चा कर रहे थे। अब बहुत बढ़िया रहेगा, मैंने एयरशिप में जितना हो सका सब ले लिया है। मैंने जवाब दिया, ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन गेट पर ले चलता हूँ। उसने कहा। उसके साथ मैं जल्द ही उस हॉल में पहुंच गया जहां टेलीपोर्टेशन गेट है। मैंने सोचा था कि चूंकि यह छिपा हुआ शिविर पिछले छिपे हुए शिविर के समान ही है, इसलिए टेलीपोर्टेशन हॉल भी उसी स्थान पर होगा, लेकिन मैं गलत था, ये पूरी तरह से अलग स्थान पर है। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि एक जैसे दिखने वाले कैंप थोड़े अलग हैं। सभी कैंपों को एक जैसा रखना पूरी तरह से मूर्खता होगी। ये घुसपैठ करने वाले दुश्मनों को ये बताने जैसा होगा कि सब कुछ कहाँ है। टेलीपोर्टेशन हॉल में प्रवेश करते हुए मुझे वही गहरी सिहरन महसूस हुई जो पिछली बार हुई थी। मेरा मतलब है, ऐसा कौन नहीं महसूस करेगा। हर जगह तोपें हैं। वे किसी को भी एक पल में भाप बना सकती हैं। हथियार चलाने वाले की नज़र में थोड़ी सी चूक और मैं अदृश्य कणों में बदल जाऊंगा, इससे पहले कि मुझे पता चले। शुभकामनाएं। कुछ सेकंड बाद हैंडलर ने टेलीपोर्टेशन गेट को सक्रिय कर दिया और मैं उसकी ओर चला गया, और जैसे ही मैं उसके अंदर एक कदम रखने वाला था, मैंने क्लारा की आवाज सुनी जो कह रही थी कि शुभकामनाएं। ये सुनकर मैंने फॉर्मेशन में कदम रखने से पहले अपना हाथ हिलाया। अगले ही पल मैंने खुद को पहले की तरह ही दिखने वाले एक कमरे में पाया जिसमें वही खतरनाक तोप थी, बस इस बार महिलाओं के बजाय एक आदमी टेलीपोर्टेशन गेट को संभाल रहा था। लिफ्ट लो, उसने 1 सेकंड बाद कहा। मैं कमरे में दाखिल हुआ। मैंने सिर हिलाया और एक लिफ्ट की ओर चल दिया जो अंत में मौजूद थी। मैं लिफ्ट में दाखिल हुआ और जैसे ही मैं अंदर गया, उसका दरवाजा बंद हो गया और वह बहुत तेज गति से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। भनभनाना। लिफ्ट बस के साथ रुकी और जब मैं लिफ्ट से बाहर निकला और देखा कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि मैंने खुद को पेड़ के तने के अंदर पाया और वहां ये भी बताया गया था कि तने से कैसे बाहर निकला जाए। मुझे बस अपने होलोवॉच को स्कैन करना था ताकि बाहर निकलने का पता चल सके। जैसे ही मैंने ऐसा किया, पेड़ के तने ने एक छोटी सी खुर्रिंग की आवाज की और उसके बाद एक छोटा सा दरवाजा खुला। छोटे से दरवाजे के बाहर मैं घने पेड़ों के बीच से भारी बारिश गिरते हुए देख सकता था। ये देखकर मैंने अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया और अगले ही क्षण एक सफेद बॉडीसूट मेरे सिर से पैर तक मेरे चारों ओर लिपटने लगा। जैसे ही मैंने उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेटा, उसने तेजी से रंग बदलना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड बाद उसने अपना रंग पेड़ के तने के रंग में बदल लिया। अब अगर कोई मेरी तरफ देखता तो उसे मैं नहीं बल्कि पेड़ का तना दिखाई देता। ये टॉप ऑफ द लाइन गिरगिट सूट है जिसकी कीमत मुझे काफी ज्यादा चुकानी पड़ी। ये वही सूट है जिसका इस्तेमाल एलीट कोर की खुफिया इकाई करती है। यह उन 2 सूटों में से एक है जिन्हें मैंने ब्लैक मार्केट में जाकर बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदा था। मैं इसे खरीदना चाहता था जब से मैंने साशा और अन्य लोगों को जासूसी करने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसे पहने हुए देखा था। ये काफी दुर्लभ है।
पैसे होने के बावजूद इसे खरीदना मुश्किल है, लेकिन मैं डेकोन द्वारा बताए गए कनेक्शन के साथ इसे खरीदने में सक्षम था। ये गिरगिट बॉडीसूट बहुत नाजुक है, यहाँ तक कि गोल्डन एलीट का एक साधारण हमला भी इसे नष्ट कर सकता है, लेकिन ये छिपने में सबसे अच्छा है। यही कारण है कि मैंने इसे खरीदने के लिए बहुत ऊंची कीमत चुकाई। पाटा पाटा पाटा। जैसे ही मैं पेड़ के तने से बाहर निकला, मुझे लगा कि मेरे शरीर पर भारी बारिश हो रही है। इसकी बूंदें बहुत बड़ी हैं और बहुत तेज हैं। ये जानलेवा बारिश की बूंदें हैं, ऐसी बारिश में आम लोग कुछ ही सेकंड में मर जाएंगे। चबाओ चबाओ। मैं अभी इस तेज बारिश के साथ तालमेल बिठा ही रहा था कि ऐशलिन मेरे अंदर से बाहर आ गई। जब वह बाहर आई तो मैंने देखा कि उसके सिर के बराबर पानी की बूंदें उसके ऊपर गिर रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर रही थीं। क्या तुम इस बारिश में उड़ना चाहती हो? मैंने पूछा। मैंने सोचा था कि वह इससे दूर रहेगी क्योंकि ये कोई सामान्य बारिश की बूंदें नहीं है। जब वह उड़ेगी तो उसके लिए ये बहुत असुविधा पैदा करेगी। चबाओ चबाओ, उसने सकारात्मक रूप से चहकते हुए कहा। यह देखकर मैंने सिर हिलाया और मेरे स्टोरेज से एक छोटा सा उपकरण निकाला। जब तुम उड़ोगी तो तुम्हें इसे अपने साथ रखना होगा, मैंने उससे कहा और एक छोटे से कॉलर का उपयोग करके उसकी गर्दन पर छोटी छोटी चीजें बांध दी। उसने इसका विरोध नहीं किया, जो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारा काम मेरे हाथ में आ जाता। ये छोटी सी कील के आकार की चीज एक शक्तिशाली सेंसर और कैमरा है। यह अत्याधुनिक तकनीक से बना है और किसी भी मौसम में काम कर सकता है। मुझे बारिश के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं जल्द ही ढल गया और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा, जो 200 किलोमीटर लंबा है। यह एक लंबी लंबी यात्रा होगी, इसलिए मैंने समय बर्बाद नहीं किया और स्टेशन की ओर बढ़ता रहा। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना था और उसके बारे में सारी जानकारी एकत्र करनी थी। यह मिशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस बार मैं कैंप के बारे में खुफिया जानकारी नहीं जुटा रहा हूं, बल्कि एक स्टेशन के बारे में जानकारी जुटा रहा हूं, जहां हमेशा कम से कम 5 प्लेटिनम एलीट मौजूद रहते हैं। पकड़े जाने का सवाल ही नहीं उठता, खास तौर पर स्टेशन के पास, क्योंकि मेरे लिए भागना बहुत मुश्किल होगा और अगर कोई प्लेटिनम इसमें शामिल हो गया तो यह असंभव होगा। अपनी ताकत और तलवार की वृद्धि के बावजूद मैं वर्तमान में प्लेटिनम एलीट के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता। प्लेटिनम एलीट को भूल जाए, ढेर सारे गोल्डन एलीट भी मुझे संभाल लेंगे। अभी मैं 30, अधिकतम 40 पीक गोल्डन एलीट को संभाल सकता हूं, लेकिन अगर वे ज्यादा नंबर के साथ आए तो मुझे भी अपनी पूरी ताकत से भागना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा होता यदि मैं यहां आने से पहले विदरिंग सैंड के डोमेन के तीसरे स्तर या फेदरलाइट विधि के दूसरे स्तर का अभ्यास कर पाता, लेकिन दुर्भाग्य से मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे 9 सितारा स्वर्ण अभिजात वर्ग के पूर्ण शिखर तक पहुंचना है या उससे ऊपर जाना है, तभी मैं इसका अभ्यास कर सकता हूं। ये रहस्यवादी विधियां बहुत ही कठिन हैं और इनका अभ्यास करना बहुत ही कठिन है। एक व्यक्ति के पास एक मजबूत शरीर और आत्मा होनी चाहिए, इसके बिना इनका अभ्यास करना मृत्यु की इच्छा के समान है। चबाओ चबाओ। मैं तेज गति से बारिश में आगे बढ़ रहा था, तभी मेरे मन में ऐशलिन चिरप की आवाज आई, जो मुझे बता रही थी कि आगे ग्रिम मॉन्स्टर्स का एक समूह है। ये सुनकर मैंने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और उसी गति से अपनी यात्रा जारी रखी। ऐशलिन सबसे अच्छी साथी है, खासकर ऐसे मिशनों के लिए। उसकी मदद से मैं अपनी गति से समझौता किए बिना लंबी दूरी की यात्रा कर सकता हूं, क्योंकि वहां सभी खतरे उसे पता चल जाएंगे। अंततः अगले दिन मध्य प्रातःकाल में मैं स्टेशन के निकट पहुंच गया। ये वह स्थान है जो मुझे गिल्ड द्वारा दिया गया था, तथा कहा गया था कि ग्रिम मॉन्स्टर्स का शिविर यहीं के आसपास होगा। जानकारी सही है, स्टेशन मुझसे लगभग 15 किलोमीटर आगे है। ऐशलिन कुछ मिनट पहले ही वहां से उड़कर आई थी। ये जानते हुए कि शिविर निकट है, मैंने एक बहुत ही छिपी हुई जगह ढूंढी और उसके पास बैठ गया। मैं 14 घंटे से लगातार यात्रा कर रहा हूं और बहुत कम आराम कर रहा हूं। अब मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। हालांकि यह मेरे प्रदर्शन को कम करने वाली कोई बात नहीं है, फिर भी मैं स्टेशन के पास जाने पर अपने चरम पर रहना चाहूंगा। मैंने 1 घंटे तक आराम किया और फिर आगे बढ़ा। इस बार मैं बहुत सावधान था और मेरी गति बहुत धीमी थी। कैंप के आसपास के इलाके में भारी गश्त है और अगर मैं उनके हाथों पकड़ा गया तो मेरी जान जा सकती थी। मैंने सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया, हर कुछ मिनट में गश्ती दल के गुजरने के लिए रुकता और फिर आगे बढ़ता। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने नियम को हत्या के नियम की तरह समझ लिया था, जिससे मेरे लिए दूसरों के लिए अदृश्य रहना बहुत आसान हो गया और मेरी आत्मा की कलाकृति की थोड़ी सी मदद से भी। कदम दर कदम मैं कैंप की ओर बढ़ता रहा, तभी मैंने रुककर आगे देखा।
मेरे सामने सब कुछ ठीक ठाक और बढ़िया लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे सामने छद्म आवरण था। ये छद्म उपकरण काफी शक्तिशाली और महंगे भी हैं। टेलीपोर्टेशन गेट के बाद ये चीजें सबसे महंगी हैं। ये स्टेशन को कवर करने वाले फोर्स फील्ड से भी ज्यादा महंगे हैं। इन छद्म उपकरणों की तुलना में हमारे मिशन के दौरान युद्ध के दृश्य को छिपाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया गया था, वे तो बस एक कमजोर स्क्रीन मात्र है। अब जब मैंने छलावरण उपकरणों को देखा है, तो मुझे अब उनका सटीक स्थान रिकॉर्ड करना होगा। मुझे सभी छलावरण उपकरणों को नहीं, बल्कि उनमें से केवल एक चौथाई को ढूंढना है। गिल्ड ने छद्म उपकरण का पता लगाने के लिए एक विशेष उपकरण प्रदान किया है, लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लगता है तथा संभावना है कि यदि इसका उपयोग बहुत अधिक समय तक किया जाए तो शिविर के अंदर लगे सेंसर इसे खोज लेंगे। मुझे उस डिवाइस का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी लाल दृष्टि के माध्यम से मैं सब कुछ एकदम स्पष्टता से देख सकता हूं। इसलिए मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और दूसरे की ओर बढ़ने से पहले छलावरण डिवाइस की स्थिति को नोट करता हूं। 3 घंटे में मैंने 12 छद्म उपकरणों को नोट कर लिया, जो आगे बढ़ने से पहले आवश्यक उपकरणों से दोगुने थे। 1 किलोमीटर बाद मैं छद्म की दूसरी परत के पास पहुंचता हूं, और इस बार वहां सिर्फ छद्म की परत ही नहीं है, बल्कि मोशन सेंसर की एक मोटी परत भी है। इस स्टेशन का नेता बहुत सतर्क व्यक्ति लग रहा था। आजकल शायद ही कोई ऐसा हो जो मोशन सेंसर का इस्तेमाल करता हो। उनसे बचना बहुत आसान है, लेकिन एक समूह में हमेशा एक बेवकूफ होता है जो मूर्खतापूर्ण काम करता है। ऐसा लग रहा था कि इस स्टेशन का नेता अपने बेवकूफ दुश्मन पर भरोसा कर रहा था। मैं स्टेशन नेता की इस रणनीति पर टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक ही समय में अच्छी और बुरी लगती है। इसलिए मैंने फिर से छद्म उपकरणों और गति संवेदकों के स्थानों को नोट कर लिया। मैं यह तथ्य नोट करना नहीं भूला कि स्टेशन का नेता एक अत्यंत सतर्क व्यक्ति है। जब मेरी टीम ने इन अवलोकनों पर विशेष ध्यान दिया तो ये अवलोकन हमले की योजना बनाने में बहुत मददगार साबित हुए। इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत विचारों को इन अवलोकनों में नोट करना नहीं भूला। मुझे फिर से सब कुछ नोट करने में लगभग 3 घंटे लग गए। फिर मैं छद्म परत को पार कर गया और मेरे सामने जो आया वह एक विशाल स्टेशन था। घने पेड़ों की परत में ढके होने के बावजूद इसकी विशालता को छिपाया नहीं जा सका। स्टेशन का बल्क क्षेत्र मुझसे केवल 100-200 सदस्यों की दूरी पर है, और बारिश के कारण चारों ओर धुंध छा जाने के बावजूद मैं बल्क क्षेत्र के पीछे क्या है ये देख सकता था। मैं 6 मीटर लंबे पवन वुल्फमैन को परिधि पर गश्त करते हुए तथा 2 मजबूत पवन वुल्फमैन को बल्क क्षेत्र का निर्माण करने वाले स्तंभों की रखवाली करते हुए देख सकता था। अभी सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन एक हमला हुआ। ये शांत पवन वुल्फमैन अपनी असली प्रकृति दिखाएंगे और खून के प्यासे ग्रिम राक्षस बन जाएंगे। अब मेरी जासूसी क्षमता की असली परीक्षा है। मुझे अब छलावरण के क्षेत्र को मापना है और यह भी अनुमान लगाना है कि अंदर कितने ग्रिम मॉन्स्टर मौजूद हैं, और अगर मेरे पास समय है तो मैं ग्रिम मॉन्स्टर के शिफ्ट का समय भी नोट करता हूं। ये काम बहुत कठिन है, क्योंकि मुझे न केवल बाहर गश्त करने वालों से बचना है, बल्कि अंदर के गश्ती दल से भी बचना है जो हमेशा बाहर की ओर देखते रहते हैं। यही कारण है कि मैं शाम तक कुछ घंटों तक इंतजार करने की योजना बना रहा हूं। यद्यपि शाम को गश्त कड़ी होगी, डाक की सुरक्षा होगी, जो इस तरह के खतरनाक मिशन के लिए बहुत उपयोगी होगी, इसलिए मैंने इंतजार करने का फैसला किया। प्रतीक्षा काफी देर तक चली, और उस समय मुझे गश्ती दल द्वारा न देखे जाने के लिए बार बार अपनी स्थिति बदलनी पड़ी। इसलिए जब शाम होने लगी तो मैं तुरंत काम पर लग गया। मैंने सब कुछ नोट कर लिया। जो कुछ भी मैंने देखा, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या महत्वहीन, मैंने सब कुछ नोट कर लिया। मैंने ज्यादातर स्टेशन के अंदरूनी हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया, खास तौर पर स्टेशन के टेलीपोर्टेशन गेट पर। हालांकि मैं इसे देख नहीं पाया, लेकिन एशलिन ने देखा और पिछले स्टेशन की तरह ही छवियों को मुझ तक पहुंचाया। इस स्टेशन में भी डबल फोर्स फील्ड सुरक्षा और आंतरिक फोर्स फील्ड में टेलीपोर्टेशन गेट है। मैंने एशली के साथ पूरे शिविर में घूमते हुए सभी जानकारियां एकत्रित की, और अंततः आधी रात को मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली है। मैंने गिल्ड द्वारा आवश्यक जानकारी के मुख्य बिंदुओं को इकट्ठा करना समाप्त कर दिया। हालांकि मैं अभी भी रुका हुआ था और अधिक जानकारी इकट्ठा करना जारी रखा, क्योंकि मुझे पता है कि यह जानकारी हमलावर पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इंटेल पर थोड़ा और अधिक बेहतर योजना बनाने और अनगिनत लोगों की जान बचाने में मदद कर सकता है। अपनी सारी आवश्यक जानकारी एकत्र करने के बाद मैंने उसी सावधानी और सतर्कता के साथ वापस चलना शुरू कर दिया। एक क्षण के लिए भी अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने दी।